चिश्ती साहब, आपसे मैं पहला सवाल इस वजह से करना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे जो जंग है ना वो मिसाइल्स की है, फार्मूलाज की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है। अभी एक जो नया इन्होंने यूएसएसए ने जो एक नया जो जदीद जहाज़ है जेराल्ड फोर्ड वो लाकर खड़ा कर दी है। आखिर क्या चाइना और रशिया पूरी हिमायत कर रहे हैं? क्या इसके मुकाबले में क्या असलहा ईरान को दिया जा रहा है या ईरान अभी वन मैन आर्मी की तरह खुद ही इनका मुकाबला कर रहा है? बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इनवाइट किया। और ये जो आपने सवाल किया, जाहिर है ये पूरी दुनिया इस वक्त ये गैस वक्त में है कि इस वक्त कौन सा मुल्क क्या रिस्पांस करेगा। ख़ास तौर पर ईरान तो डिफेंसिव है, ईरान ने खिलाफ अमेरिका ने ऑफेंस लॉन्च करना है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर की आप बात कर रही हैं, और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया में इस वक्त है वो जॉर्ज फोर्ड है। और जॉर्ज फोर्ड को उन्होंने पहले डिप्लॉय नहीं किया था, उन्होंने अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय किया था, जो साउथ ऑफ जापान था वहाँ से डिप्लॉय किया था। और ये तकरीबन 8 दिन मतवातर तकरीबन 50 किलोमीटर स्पीड से इसने कंटिन्यूस ट्रैवल किया नॉन स्टॉप, और तकरीबन 10-8 दिनों में ये डिप्लॉय हुआ था इस वक्त पर्शियन गल्फ के अंदर। और इसकी वजह पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम जॉर्ज फोर्ड पे आते हैं। इसकी वजह ये है इसको डिप्लॉय करने की, इसके 2 एडवांटेजेस थे जब ये डिप्लॉय किया गया था। अमेरिका के टोटल 11 फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तकरीबन, और सबसे नंबर 1 चॉइस जो इन्होंने की थी अब्राहम लिंकन की, वो 2 एडवांटेजेस की वजह से की थी। एक तो चंद साल पहले इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से जो ह्यूतीज की तरफ से मिसाइल फायर किए गए थे, इसने उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया था। एक एडवांटेज ये थी। और एक ये वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर F-35 स्टेल्थ जो 5th जनरेशन जहाज है, इसकी वर्जन है F-35C वर्जन, वो इस पर डिप्लॉयड है। तकरीबन 10 जहाज हैं इस पर, और सबसे ज़्यादा जहाज इस पर आते हैं। तकरीबन 75 फाइटर जहाज हैं, जो F-18 है मोस्टली इसके ऊपर, F-18EG है जो जैमर के इस्तेमाल होते हैं, और E-2 हॉकाई है, वो जैमिंग और कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा कॉम्पोजिट इनका ये फ्लीट है फाइटिंग के लिए। इसके 2 एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, एक ह्यूतीज का एक्सपीरियंस की वजह से और एक F-35 की मौजूदगी की वजह से इसको स्क्रैम्बल किया गया था। जो बाकी मोस्ट प्रोबेबल एयरक्राफ्ट कैरियर थे, रूजवेल्ट इनका है, वो रिपेयर होकर अभी निकला था। जॉर्ज फोर्ड जिसकी आप बात कर रही हैं, उसने वेनेजुएला को घेरे में लिया हुआ था इतने अरसे से, यानी वो वहां डिप्लॉयड था, ऑल्दो वो दुनिया का नंबर 1 और सबसे ज्यादा वो है साइज में बड़ा। तो अब उसको भी डिप्लॉय किया गया था। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं कर रहे अनफोल्ड, वो 2-3 वजह है बुनियादी तौर पर। देखिए, ईरान, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिरन आपको आइसोलेट लग रहा है, लेकिन ईरान को पिछले 7 महीने मिले थे तैयारी करने के लिए। जून 2025 में जो अटैक हुआ था उसके बाद से हमने देखा था कि ईरान को एहसास हुआ कि जो क्रूज मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वही उसकी स्ट्रेंथ है। इतनी जल्दी कोई एयरफोर्स बिल्ड नहीं हो सकती 7 महीनों में, जो उनकी बहुत कमज़ोर है। एयरफोर्स में MiG-29 बहुत पुराने हैं ऑब्सलीट, और F-14 अमेरिकन हैं, वो बहुत ही पुराने हैं, शाह ऑफ ईरान के ज़माने के हैं। तो मेंटेनेंस उनकी हो नहीं रही, अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ईरान को ये पता है कि उनके क्रूज मिसाइल या ड्रोन जो चाइना दे सकता है उनको, और दिए भी हैं उसने, वो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब फोकस मैं कंक्लूड करता हूं सवाल के आपके जवाब को कि कर क्यों नहीं रहा। देखिए, अमेरिका का एक एप्रीहेंशन ये है बुनियादी तौर पर कि उसको अभी क्लैरिटी नहीं है कि रीसेंट 6-7 महीनों में ईरान की मदद जो अमेरिका के खिलाफ रूस ने और चीन ने, और ख़ास तौर पर चीन ने, क्या मदद की है ताकि वो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा कर सकें। जब ये जहाज़ लेकर आ रहे थे, आपने देखा था कि 10-15 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह अटैक हो जाए, या अभी दोपहर को हो जाए, या शाम को हो जाए। और बुनियादी वजह ये थी कि वो ईरान को चाहते थे कि डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे दें कि ये ऑलमोस्ट सर्टन नहीं 100% अटैक आ रहा है। तो इन डिफेंस ईरान ने क्या किया, जाहिर अपने एयर डिफेंस एसिड डिप्लॉय किए, अपनी कम्युनिकेशन की, अपने हाइडआउट्स किए, अपने बंकर्स को एक्टिवेट किया, अपनी लीडरशिप को छुपाया, अपने रेवेन्यूज को सेव किया। तो ये सारा किस लिए किया जाता है? वो अपने लिए तो ईरान रिस्पॉन्स कर रहा था कि तैयारी, लेकिन अमेरिका उस वक्त उसकी मैपिंग कर रहा था कि कौन सा लीडर कहाँ लेके जाएंगे ये लोग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कौन सी होगी, रेडार कौन से कहाँ डिप्लॉयड होंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल कहाँ पे इनके हैं। तो उनके काउंटर मेजर्स की तैयारी कर रहा था बुनियादी तौर पर, डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे के ईरान को कि हम आ गए। और दोनों तरफ से टाइमिंग तो चल रही थी। अगर उनको 6-7 महीने का टाइम मिला था तो 100% अमेरिका को भी टाइम मिला था पूरे का पूरा मामला असेस करने को। ब्रिगेडियर साहब, मैं चिश्ती साहब आपके पास वापस आऊंगी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे बहुत डिटेल में चिश्ती साहब ने हमें बताया और पूरा मंजरनामा समझाया, बट अभी जो मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि वेनेजुएला के टाइम पे तो वो सदर को उठा के ले आया था। ईरान के पास ऐसी क्या इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा है, हिकमत अमली कह ले, या फिर उनके अंदर इसराइल का पूरा उन्होंने नेटवर्क पकड़ा, पूरे के पूरे जासूसों को उसी टाइम अगले दिन उन्होंने लगा दिया। तो इस टाइम कोई इनर हैंड, हेल्पिंग हैंड नहीं है क्या ईरान के अंदर अमेरिका के लिए या इसराइल के लिए? दैट इज़ द रीज़न।
बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में देयर इज अ फियर कि एक जब हम ऐसा इफ वी गो फॉर स्मॉल भी स्ट्राइक्स होंगे तो एक वाइडर कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। ईरान ऑलरेडी अपने अजाइम क्लियर कट्स बता चुका है कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उन्होंने देखे जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ें डिस्प्ले की हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से वी विल स्ट्राइक इब्राहिम लिंकन, और उसको स्प्लिट करते हुए दिखाया दो पीसेस में। फिर तेहरान के अंदर उन्होंने जो बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं उसमें एरियाज इंडिकेट किए हैं कि हम इसराइल में कहाँ कहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं। सो एक मैसेज कन्वे हो। सो दैट इज वन थिंग जो फियर है, एक वाइडर कन्फ्लिक्ट, हैवी कैजुअलिटीज जो लॉसेस होंगे। सेकेंड है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक जो रिस्क है, वो समझते हैं अगर पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाता है सो 20% दुनिया का ऑयल है, LNG यहाँ से गुजरती है जो, तो उसका फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए इट विल आल्सो अंडरमाइन यूएस इकोनॉमी, जो उसको भी फर्क पड़ सकता है। इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, जहाज़ों की जो शिपिंग के रेट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपने हॉर्मुज बंद कर दिया तो 40% ऑफ द ऑयल जो वहां से गुजरता है हम पीछे हो जाएंगे, हम नहीं आपके साथ है। सऊदी अरब इसी बात से तो पीछे हटा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। फिर देखें मिलिट्री और लॉजिस्टिकली वो अभी समझते हैं अमेरिकन की भी आर नॉट रेडी, क्योंकि देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनल कंट्रीज ने उनको पहले कह दिया भाई हमारे पैसे आप यूज ना करें और यहाँ से हमारे लिए मसला हो सकता है। तो देयरफॉर देखें एक इब्राहिम लिंकन के अलावा दैट्स व्हाई दे आर मूविंग द सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर जरूरत पड़ती है लॉजिस्टिकली दे आर नॉट रेडी, तो वो समझते हैं अगर कन्फ्लिक्ट लेंथी हो जाता है तो उसमें ये यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि जिस तरह लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द रीजन है, रीजन के कंट्रीज ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई हम पे ना रहे, हमारे ये बेसिस यूज ना करें। फिर वो चाहते हैं डिप्लोमेसी को एक मौका दें, और डिप्लोमेसी को एक मौका दे। दैट्स वाई देखें कि वो चाहते हैं कि हम अगर डिप्लोमेसी में अपनी चीजें मनवा सकते हैं, इफ वी कैन एवर्ट ए वार, तो वो हो सकता है। अदरवाइज देखें कि अल्टीमेट जो वो चाहते थे रेजिम चेंज नहीं हो सकता। अगर वो इवन टारगेट करते हैं लीडरशिप को, जो रिप्लेस करेंगे हार्ड लाइनर्स आएंगे एंड दे विल परस्यू न्यूक्लियर जो बम के पीछे वो जाएंगे, तो उसमें कोई चांस नहीं। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इज ए डिलेमा, क्योंकि वो देखें उनकी जो पॉपुलरिटी ग्राफ दैट हैज ड्रॉप 55%, और इसके अलावा टैरिफ्स उन्होंने कोशिश की थी लोगों को डराने के लिए, वो सारे चाइना के पीछे भाग रहे हैं। और फिर हमने रिसेंटली देखा मिनेसोटा में जो कुछ वाकयात हुए हैं, एप्स्टीन फाइल का भी प्रेशर उनके ऊपर है। और फिर अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर है कि भाई आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं विदाउट टेकिंग कांग्रेस ऑन बोर्ड। सो बहुत सारे इनके लिए मसाइल अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए हैं। सो वो चाहते हैं अगर वो वापस यहाँ से चले जाते हैं, से एग्जाम्पल की न्यूक्लियर डील करते हैं 3% पे इन्रिचमेंट पे, तो जो पहले 2015 में हुआ था दैट वाज अगेन फॉर 3%, तो इट विल बी फेलियर फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। सो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली देखिए एक महीने का टाइम देंगे, रीप्रिंट करेंगे। अदरवाइज जिस तरह आप बता रहे हैं, खामनाई का मुकाबला जो है वो सुपर पावर्स नहीं करी, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजी को और उसकी बहादुरी को क्रेडिट तो जाता है। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, बट साहब मैं स्पेशली पाकिस्तान मिडल ईस्ट की बात करूँगी आपसे लोकली के। ईरान हमारा हमसाया है, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है उसकी हीट हम पर आएगी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बच जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, हम इसे खित्ते का स्टेबलाइजर कह रहे हैं कि ये पूरी डिप्लोमेसी में मिडल ईस्ट को स्टेबलाइज कर रहा है, हमारा रोल क्या होगा अब इसमें? देखें, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़ा, मैं अपने अदारे की जानब से और खाकसार की जानब से आपको वार्म वेलकम कहता हूँ। आपने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे अच्छे प्रोग्राम किए हैं और आपने GNN को ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी प्रोग्राम पहले से और ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाब पे। आप जो फरमा रही हैं बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट मशरिक़ वस्ता पर है, यहाँ मैं एग्री हूँ। आप ये देखें ना कि ईरान ने अगर जो आप बात कर रही थी अभी हमला नहीं किया, भाई हमला कैसे करे? जो नेतन्याहू के साथ उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें कोई बात हतमी तौर पर अभी तक तय नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ट्रम्प खुद कह रहा है कि किसी मंसूबे पर हतमी इत्तफाक हमारा अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अब जो आता हूँ दूसरी मशरक़ वस्ता की बात पर। अगर आप मशरक़ वस्ता देखें तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, कतर को देखें, सऊदी अरब को देखें, भाई किसी ने भी मुकम्मल खुलकर हमायत तो नहीं की। इवन के उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी है। फिर आप देखेंगे कि इसराइल को बराह रास्त खतरा ये है कि अगर इधर से हमला हुआ तो इसराइल पे हमला हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो ईरान की जो बढ़ती हुई सलाहियत है, मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा जदीद ड्रोन जो हैं वो तो उसने अभी बाय किए हैं।
उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। फिर आप दूसरी साइड पे देखें ईरानी मौकफ क्या है। ईरान जो है वो बैलेंस पे दोस्ती करने को तैयार है, वन वे नहीं है, वो नीचे लग के नहीं आ रहा। वो कहता है मेरे साथ इक्वल टेबल पर बैठ के बात करो, बराबरी की शर्त पे बात करो। और फिर एक और बड़ा अहम पहलू है फिजा, आप चाइना को वॉच करें, आप रशिया को वॉच करें, क्या वो दरपर्दा हमायतने के ईरान के पीछे साथ नहीं खड़े हुए? क्या उनके जहाज नहीं आ रहे? क्या अंदरूनी सामान नहीं आ रहा? सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगी ना एक बात पर, जो मैं समझता हूं मौजूदा हालात जो है उसमें जो फैक्टर मैं देख रहा हूं, अमेरिका बराह रास्त हमला करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप हमले की बात करेंगी तो हमला वो कर रहा है। कौन सा हमला कर रहा है? वो हमला कर रहा है, मैं समझता हूं नेटवर्क। उसने नेटवर्क चला रहा है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता मारता है, जो अमेरिका का स्टाइल है। वो कभी भी गहरा जख्म नहीं लगाता, हल्की हल्की 100 सुनियार दी ते 1 लोहार दी, ये सुनियारा है, ये हल्की हल्की ठोका ठोकी करता है। इसका स्टाइल ये है कि ये आपका नेटवर्क बंद कर पूरे। आप देखें ना ईरान में है क्या, ईरान में इस वक्त पूरा ब्लैकआउट है ना। इस वक्त कोई आपको वहां बंदूक से हुकूमत तो नहीं चल रही ना। अमेरिका ये चाहता है कि वहां से चीजें बाहर आए, पूरी दुनिया के सामने आए। उसने मेरा ख्याल है 6000 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो टर्मिनल्स ईरान में दाखिल नहीं किए। उसने 7000 VPN जो है वो ईरान में दाखिल नहीं किए। तो मेरी आखिरी 2 लाइनें फिजा सिर्फ ये है कि मैं ये समझ रहा हूं कि जब तक ये नेटवर्क का मसला ईरान अपने कंट्रोल में रखता है, ये बहुत एक जैसे ना कछुआ एक खोल में होता है, उसको कोई स्ट्राइक करता है तो उसको तोड़ नहीं सकता। अगर ये नेटवर्क का सिस्टम ईरान ने ठीक रखा, कनेक्टेड रखा, और सारी चीजें जो बाहर नहीं ना जा सकी, जो अमेरिका चाहता है अपने VPN से, अपने सोशल मीडिया को बाहर लाने से, तो ईरान मजीद मैं समझता हूं फिजा महफूज है।